चोरी डकैती, शॉर्ट टर्म, रातों रात पैसा कमाना, ये सब राहु है। यानी हर वो शॉर्टकट तरीका जिससे लोग अमीर बनना चाहते हैं बिना मेहनत के, वो सारे रास्ते राहु के। 11वां घर कमाई का है। अगर इनके हो तो भैया ये रास्ते ना पकड़ना, क्योंकि कभी तो खराब होगा। राहु से बड़ा कोई चीटर नहीं है। 5वें घर के राहु वाले स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया पैसा बनाते हैं। 5वें घर वाले, 5वें घर के राहु वाले से स्टॉक मार्केट okay. पर एक ही शर्त है, अगर आपकी कुंडली का लग्न जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है, 10th हाउस अच्छा है और इस पे अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, एग्जांपल के लिए जुपिटर ले लीजिए, तो आप करियर में आउटशाइन करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दशा चल रही है। क्या आपकी कुंडली में छुपा हुआ है वो राज जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है? कहा जाता है कि राहु आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, लेकिन जो राहु आपको ये धन दे रहा है, ये महाभाग्य दे रहा है, इसमें स्थायित्व कैसे आएगा? कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास में जो धन आने वाला है उसमें स्थिरता रहेगी या नहीं रहेगी? कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप डिकोड कर सकते हैं अपनी वेल्थ को? पर क्या कोई ऐसे योग भी हैं आपकी कुंडली में जिनसे आपको ये पता चलेगा कि इन सोर्सेस से आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो आपका सिर्फ वेल्थ मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी लिनेज की हिस्ट्री बदलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार सर, हम आज बात करने वाले हैं राहु की, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, मेरी ऑडियंस बहुत क्यूरियस रहती है कि राहु उनकी कुंडली में क्या करोड़पति योग बना सकता है, और क्या होता है जब राहु की महादशा या अंतरदशा आती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये जानना चाहूँगी कि राहु क्या सच में आपकी कुंडली में करोड़पति योग बनाता है? देखिए, करोड़पति योग अगर आप राहु को का कनेक्शन देखें तो हाँ, डेफिनेटली बनाता है, और उसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। राहु है अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, है ना, या इस तरह के जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, तो राहु उन सब से रिलेटेड है। और आप देखिए आजकल तो पूरा ज़माना ही आईटी टेक्नोलॉजीज इनसे रिलेटेड है, और वही लोग सुपर रिच हैं। आप देख लीजिए बड़े बड़े लोग जो, और राहु का कनेक्शन स्पेस से भी है। अच्छा, स्पेस से भी है, आकाश तत्व है ना, तो यही लोग तो सुपर रिच है। सर राहु का कनेक्शन अगर आकाश तत्व से है तो क्या राहु कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी एक बूस्ट देता है? डेफिनेटली। देखिए, राहु आकाश तत्व से कनेक्शन है, इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन तो इसका डेफिनेटली है। बिना आकाश तत्व के सपोर्ट के मोक्ष संभव नहीं है। तो राहु का जो काम है वो हालांकि मोक्ष दिलाना नहीं है, वो केतु का काम है, राहु का काम नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर राहु 12th हाउस में हो तो केतु की तरह ग्राउंडेड हो जाइए, ज़मीन पर रहिए, फ्लाई ना करें, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन 12th हाउस की अगर आप आकाश तत्व की बातें करें तो खाली आकाश तत्व नहीं है, ये फार भी है, दूर जाके, तो बर्थ प्लेस से दूर जाके राइज होगा। और लोग यही गलती करते हैं, राहु इन 12th हाउस या आकाश तत्व हो या पाइसेस राशि, घर से दूर नहीं जाते, बर्थ प्लेस से दूर जाइए, करियर में राइज शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको अमीर बना देगा, ये पक्का है। मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ पे आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। डेफिनेटली यस। सर राहु जो होते हैं, राहु अगर देखा जाए तो राहु की महादशा को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि राहु की महादशा क्या सबकी कुंडली में आती है? देखिए, राहु की महादशा अगर आप बात कर रहे हैं सबकी कुंडली में आती है तो आंसर है नहीं। कारण समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। टोटल 9 प्लैनेट हैं, इन सबकी टोटल महादशा का पीरियड 120 साल है। विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूँ, 120 साल। अगर किसी की डेथ 70 साल, 75 साल, 80 साल भी चले, जो एवरेज के आसपास है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, तब भी वो पिछले 30-40 साल तो बच गए। अब उसमें बाई चांस राहु की दशा भी हो सकती है जो ना आए, लेकिन कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं। अब इसका दशा का रूल समझ लीजिए,
चंद्रमा जिस नक्षत्र में है बर्थ चार्ट का, उस प्लैनेट की पहली महादशा मिलेगी। और सीक्वेंस नोट कर लीजिए, प्लैनेट का सीक्वेंस नोट कर लीजिए, दशाओं का सीक्वेंस। तो पहले वो समझते हैं, पहली दशा केतु की जी। क्योंकि चंद्रमा पहले नक्षत्र में होगा जो अश्वनी में होगा, एरीज राशि के। वन से शुरू करेंगे ना, तो अश्वनी यानी केतु, भरणी यानी शुक्र, कृतिका यानी सूर्य, रोहिणी यानी चंद्रमा, पांचवा मृगशिरा मंगल हो गया, छठा आद्रा हो गया, राहु हो गया, सातवां बृहस्पति हो गया, आठवां शनि हो गया, और नवां अश्लेषा कैंसर राशि में आखिरी हो गया। फिर वापस शुरू हो जाता है लियो साइन से, फिर यही सीक्वेंस चलता है। फिर चलता है इससे 9 नंबर राशि यानी धनु से, पहला केतु का यानी मूला आएगा, वहां से फिर शुरू होगा। तो आप सीक्वेंस समझ लीजिए, कहीं भी होगा, इन्हीं में से कहीं होगा, जहां हो वो इसका लाइफ का एंट्री पॉइंट है। मान लीजिए किसी का एंट्री पॉइंट जुपिटर की दशा है, उसकी जिंदगी में राहु का महादशा तो नहीं आएगा, अंतरदशा भले ही आए। अच्छा, महादशा क्यों नहीं आएगा? मान लीजिए जुपिटर की दशा है और मैं मानता हूं कि आधी निकल गई थी, है ना, एक एग्जांपल रैंडम पकड़ लेते हैं, 7-8 साल निकल गए थे, उसके बाद 7-8 साल इसके, उसके बाद क्या आएगा? जुपिटर के बाद आएगा शनि, लंबी दशा, मरकरी लंबी दशा, केतु छोटी दशा, फिर 20 साल की शुक्र। अब कितना चलेगा मैडम? हो गए ना। और फिर भी चल गया तो सूर्य और चंद्रमा, 15-16 साल और ऐड कर लो, पहुंच गया ना 70-80 तक। कहाँ चलना है? राहु की दशा आएगी नहीं, क्योंकि वो तो नवी दशा है। सूर्य चंद्रमा में निकल गया, मंगल भी निकल गया, तब आएगा ना राहु। तो उसकी एज कितनी होगी? 120 में से 18 माइनस कर लीजिए, तो 102 साल के आसपास। उतना तो लोग रहते ही नहीं, तो वो तो पहले ही हो जाएगा उसका तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो भी आप समझे। सर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ये क्या डिटरमाइन किया जा सकता है कि अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है तो उसके जीवन में राहु की महादशा कब आएगी? अगर हाँ मैडम, उसमें सॉफ्टवेयर में सारी चीजें लिखा हुआ आता है, कब कब किसकी दशा आएगी। खाली दशा नहीं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा वो आती ही आती है। तो अब अगर अपन वंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं तो ये, हालांकि और भी तरह की दशा सिस्टम होते हैं, बहुत तरह के दशा सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आप योगिनी दशा, तो उसमें तो वो साइकिल ही थोड़ा डिफरेंट होता है। कभी हम उसमें बात करेंगे तो योगिनी को मैं डिटेल में बात करूंगा, उसका साइकिल बहुत ही डिफरेंट होता है और वो तो सब में आता ही है। लेकिन अगर आज हम बात कर रहे हैं वंशोत्तरी दशा के, तो राहु आएगा, वो पैदा होते ही कुंडली के हिसाब से देख लीजिए और पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर में सब लिख के आता है, फ्री सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कोई भी जाके बहुत डिटेल डाल के देखे और अपना देख ले राहु दशा का महादशा और अंतरदशा कब कब आ रही है। सर राहु की महादशा के बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट्स कौन कौन से हाउसेस में होते हैं? देखिए राहु कहाँ अच्छा है, अगर आप इसे समझें तो पर्पस के हिसाब से बात करते हैं। जैसे मेरा अगर फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं तो तीसरे घर का राहु को बहुत बढ़िया बताया। थर्ड हाउस राहु, थर्ड हाउस क्या होता है? करेज। राहु कैसे, क्या नेचर है? उद्दंड है ना, करेज हो गया, उद्दंड हो गया, क्रिएटिव हो गया, है ना, एक्टिव हो गया। थर्ड हाउस क्या है? आप एक्टिव, आपको एक्टिव रखता है, काम करवाता रहता है ना, मेहनत करवाता है ना, एफर्ट का है ना उसमें राहु। तो आपका जो एफर्ट है वो बिल्कुल मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला हो जाएगा, तो बहुत शानदार योग है। तो इसका मतलब राहु इन थर्ड हाउस और इन जेमिनी साइन कहीं पे भी हो, उसको अच्छा मानेंगे। क्यों अच्छा मानेंगे? क्योंकि ये मरकरी का फॉलोअर है। जैसा मरकरी वैसा राहु, मरकरी अच्छा राहु अच्छा, या शनि अच्छा राहु अच्छा। ये आप देख लीजिए, ये तो मरकरी का फॉलो कर रहा होगा शनि को। अगर मरकरी और शनि अच्छा है तो राहु आपको ज्यादा तंग करता ही नहीं है। चाहे दशा सीक्वेंस में खराब आ जाए, अब सवाल ये होगा कि दशा सीक्वेंस में अच्छा और खराब कैसे ढूंढे। तो पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं दशा खराब होती है। अच्छा, ये फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है। उसके अंदर से जो खराब है वो प्लेनेट एक्सॉल्टेड आ जाए, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाए, वो अच्छी जगह प्लेस हो जाए, अच्छी डिग्री में हो जाए, नामांशा में अच्छा हो जाए, तो उसकी खराबी हट जाती है। बट सीक्वेंस के हिसाब से तो 1357 इज डिफिकल्ट। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं और अब वापस हाउसेस को ले लूं, तो अगर ये मरकरी का फॉलोअर है और शनि का फॉलोअर है, तीसरे घर में बैठा है और 1357 में नहीं आ रहा, तो मैडम ये पूरा राजयोग है। ये आपके उस सवाल का आंसर है जो आप पूछ रहे थे कि मिलेनियर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसमें तीसरे घर का रोल है। अब आइए इसी सीक्वेंस को 1357 में नहीं है, छठे घर में है, तो छठे घर का राहु भी आपको मिलेनियर बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर इसने हेल्थ इशू दिया तो बहुत तंग करेगा,
दूसरा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना, और ये फंसा लेता है तो आपको डाइवर्ट कर देता है। तो अगर बाकी प्लैनेट सपोर्टिव है, तंग नहीं कर रहे हैं, तो राहु आपको मल्टीमिलियनर बना देगा। लेकिन अगर नहीं है और 6th हाउस का राहु है, वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी किसी प्लैनेट ने किसी ट्रैप में फंसा दिया तो कोर्ट कचहरी डिस्प्यूट्स ही झेलता रहेगा ज़िंदगी भर। तो ये ध्यान रखना है, पैसे तो कमा के बहुत देगा पर कहीं खर्च हो जाएंगे। पैसे कमाए में से फर्क नहीं पड़ता, कमा के कितने बचाए, ये इम्पोर्टेंट है। सर, जैसे करोड़पति योग की हमने बात की कि आपने बोला कि राहु करोड़पति तो बना देगा, और ऐसा भी कहा जाता है कि राहु रातों रात करोड़पति बना सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो पैसा आपका स्थायी है, बचेगा, खर्च नहीं होगा, कहीं जाएगा नहीं? क्योंकि राहु तो कहीं ना कहीं फ्लिकर करता रहता है। तो ये 2 सवाल हो गए। पहला मैं समझता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे तय हो कि पैसा बचेगा या नहीं। कुंडली का 2nd हाउस आपका बैंक बैलेंस है, नेट सेविंग, नेट इनकम है। तो अगर 2nd हाउस पावरफुल है, 2nd लॉर्ड 2nd हाउस को देख रहा है, जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है, अष्टक वर्ग का पॉइंट ज़्यादा है, 2nd हाउस का मालिक पिटा हुआ नहीं है, खराब प्लैनेट के साथ नहीं है, अच्छे प्लैनेट से संबंध बनाया हुआ है, कोई अच्छा प्लैनेट उसे देख रहा है, तो पैसा अच्छा सेविंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका कि वो पैसा कमाया तो सेव हुआ या नहीं हुआ, तो ये तो आपने यहाँ से देख लिया, लेकिन ये कितना अर्न करके देगा और वो कहाँ खर्चा होगा। तो ये राहु ड्रिवन काम है। राहु ऐसा नहीं है, और आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी प्लैनेट ये तय, आपको प्लैनेट को देख के, पूरे चार्ट को देख के ये तय हो जाता है कि ये किस रास्ते से पैसा कमाएगा और इसका सपोर्टिव प्लैनेट कौन सा है। अच्छा। कई बार मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कोई एक प्लैनेट किसी पर्टिकुलर हाउस में राशि में बैठा होता है, वो कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरी जगह ये करेगा, तो वो प्रॉक्सी लगाता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि किसी की भी कुंडली में, किसी की भी अगर राहु 4th हाउस में या 4th साइन में, तो उसके करियर का प्लैनेट आंख बंद करके कह दीजिए मरकरी है। मरकरी ही होगा। मरकरी ही होगा, पूरी जिंदगी उसके बाहर नहीं जा सकता। जाके दिखाओ तो बताओ। और मरकरी के फील्ड बहुत सारे हैं, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, इस तरह के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया ना, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारे मरकरी के, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे मरकरी के फील्ड है। तो ज़्यादातर ये वहीं रहते हैं, मतलब ज़्यादातर, मतलब इसके बाहर जाएगा तो नुकसान खाएगा, वापस आना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है सर, सिर्फ मरकरी ही होगा? ये रूल है मैडम, स्पेशल रूल है। तो राहु इज इन कैंसर साइन और इन 4th हाउस और विद मून या चंद्रमा के साथ हो, करियर मरकरी का ही होगा। मरकरी की करियर लिस्ट निकाल लीजिए, पूरी जिंदगी इसके बाहर नहीं जा पाएंगे, ये तय है। क्योंकि मरकरी इज, राहु इज फॉलोअर ऑफ मरकरी। तो अब राहु पैसे कहाँ से देगा? मरकरी के काम धंधे से। मरकरी की लिस्ट आप निकाल लीजिए, कोई अगर ऑडियंस है उसको नहीं पता, गूगल पर डालिए मरकरी करियर, निकाल के दे देगा आपको, आप और चेक कर लीजिएगा, इसके बाहर जा ही नहीं सकते। और जाएँ तो उससे ज़रा कमेंट कराइए कैसे देखते हैं ना। अच्छा, ये हो गया, हमने 3rd हाउस की बात करी, हमने 4th हाउस की बात कर ली, हमने 6th हाउस की बात कर ली। हालांकि 4th हाउस का संबंध मरकरी से कनेक्शन दे दिया। इसी तरीके से राहु आपको पैसे बना के देगा 11th हाउस से, जो आपको रातों रात अमीर बनाता है। 11th हाउस। 11th हाउस, तो 11th हाउस का राहु भी बहुत रिच बनाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पैसे बचा लोगे क्या, ये बड़ी समस्या, उसके लिए 2nd हाउस देखना पड़ेगा। दूसरा, लेकिन हर प्लैनेट का किसी पर्टिकुलर राशि में, हाउस में बैठने के बाद उसका इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट कह लीजिए कहीं और जाता है। 11वें घर का राहु दादा के लिए खराब होता है, ग्रैंडफादर के लिए। अच्छा। इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर वो हुआ तो ग्रैंडफादर इज इन ट्रबल। इसके जन्म के साथ ही ग्रैंडफादर इज इन ट्रबल, अगर उनका चार्ट प्रोटेक्टिव ना हुआ खुद के लिए, और इसका कोई और प्लैनेट जैसे जुपिटर वगैरह ने देख लिया, थोड़ा सेफ हो गया। अदरवाइज ग्रैंडफादर की जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, काफ़ी ट्रबल देता है। लेकिन जिसे आपने बोला है राहु जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, वो ये 11वां घर है। अच्छा। वो ये घर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो इसका, ये आपको बहुत अमीर बनाने के लिए अकेला राहु काफ़ी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है, ये पावरफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो, क्योंकि 11th हाउस का होता है सोशल कनेक्टिविटी, तो सोशल कनेक्टिविटी में कौन बैठा है? राहु। इनको बस ये ध्यान रखना है कि इनके फ्रेंड सर्कल में चीटर्स, चोर, उचक्के, डाकू या राहु का रिप्रेजेंटेशन वाले नशे वाले लोग जो चीज़ें बेचते हैं वो ना हो। अगर वो आ जाएंगे तो ये उनके इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे। उनके इन्फ्लुएंस में जाएगा और उनके चक्कर में खुद खराब हो जाएगा। ये रूल साथ में है। तो क्योंकि राहु खुद क्या है, चोरी, डकैती, शॉर्ट टर्म, रातों रात पैसा कमाना, ये सब राहु है ना। स्मगलिंग,
जो सरकार के साथ नहीं है ना, जिसमें आप टैक्स नहीं देते हैं, ब्लैक मनी की, सब राहु है। यानी हर वो शॉर्टकट तरीका जिससे लोग अमीर बनना चाहते हैं बिना मेहनत के, वो सारे रास्ते राहु के। 11वां घर कमाई का है, तो अगर इनके हो तो भैया ये रास्ते ना पकड़ना, क्योंकि कभी तो खराब होगा। राहु से बड़ा कोई चीटर नहीं है। रास्ते गलत कर दिए तो परमानेंट एड्रेस तो फिक्स है, कोर्ट कचहरी चक्कर काटने ही पड़ेंगे या हॉस्पिटल के। ये उन दोनों का भी फॉलोवर है। अब मैं आपको एक स्पेशल रूल बताता हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम, लेकिन वो अमीर बनाने के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकम मीन्स डायरेक्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका रोल इनकम से तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। मतलब एम्पलीफाई कर देगा, अगर किसी के पास ऑलरेडी है पैसा उसको बढ़ा देगा? नहीं, जैसे राहु इन 12th हाउस, राहु इन 12th हाउस होगा तो ये कहेगा विदेश से पैसा कमा के दूंगा, चाहे सीधा खुद नहीं दे रहा है, काम जो मर्जी करो, कनेक्शन फॉरेन होना चाहिए। इनडायरेक्ट दे रहा है। इनडायरेक्ट देगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट काम नहीं बता रहा, ये प्लेस बता रहा है, तो इनडायरेक्टली तो कनेक्शन है ही ना कि मुझे विदेश से पैसा चाहिए, विदेश से पैसा कमा के देगा। तो राहु 12th हाउस वाले या तो विदेश सेटल हो जाएं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, या मान लो कुछ अपना कुछ काम या बिजनेस करें, फॉरेन कनेक्शन होना ही चाहिए। अगर होगा तो ये अमीर बना देगा। अब ये तो हमने बात करी सारे अच्छे कि अच्छे यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे। एक और जगह है जहाँ से राहु पैसा देता है। कहाँ से? लेकिन वो उससे पहले रुलाता बहुत है। 8वां घर वो होता है पेरेंटल प्रॉपर्टी, लेकिन पेरेंट्स की डेथ के बाद। अच्छा। पहले नहीं देगा वो। राहु 8th हाउस में हो या स्कॉर्पियो में हो तो पेरेंट की डेथ से पहले उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं आएगी। तो इसका मतलब पहले उनको जाना होगा। तो जाना होगा मीन्स पहले नेगेटिव घटना होगी। तो जब पेरेंट्स नहीं होते तो लोग परेशान रहते ही हैं, है ना। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी वो आपको हैंड ओवर करता है, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि या 8वां घर मृत्यु है। अच्छा, तो मृत्यु के बाद राहु एक्टिवेट होगा। अब मृत्यु कैसे और पेरेंटल डेथ कैसे? खुद की भी है, पेरेंटल भी है। खुद की भी है? हाँ, खुद की भी है। 9वें से 12वां, 9th हाउस ऑफ फादर, 12वां फादर का लॉस। 4थे से 5वां तो वो तो माँ का मन, उसमें बैठा राहु। और इससे पहले वाला घर यानी 3rd हाउस यानी माँ का लॉस। तो 8वां और 8वें से 8वां तीसरा घर, यहाँ दोनों में डेथ का कनेक्शन होता ही है। आप नोटिस कर लीजिए। मैं एक बड़ी शानदार टेक्निक देता हूँ। अगर राहु स्कॉर्पियो में है, अगर राहु स्कॉर्पियो में है या 8th हाउस में है, जब जब इनके आसपास इनके रिलेटिव्स में किसी की डेथ होगी, उसके बाद इनका गोल्डन समय शुरू हो जाएगा, राहु पैसे देने लग जाएगा। अच्छा। हाँ, राहु पैसे देने लग जाएगा। मतलब डेथ होगी? डेथ का इवेंट तो होगा, वो तो होगा ही। जब जब होगी परिवार में किसी की डेथ, उसके बाद ये अचानक राइज करते हैं। क्योंकि जैसी डेथ हुआ शमशान घाट ऑन हुआ, शमशान घाट ऑन हुआ, राहु ऑन हुआ। राहु कहता है मैं तुम्हें बिना मेहनत के या कम मेहनत के ज़्यादा कमा के दूंगा, तो ऑन होगा, ये काम होगा। तो नोटिस करें इस तरह की चीज़ें। तो जैसे लाइफ टर्म इंश्योरेंस वगैरह लोग लेके रखते हैं, उस तरह से भी पैसा आ सकता है कि डेथ के केस में अचानक से इतना पैसा। सर, आपने अपनी डेथ की भी बात की कि मतलब एक तो पेरेंट्स की डेथ या घर में किसी की भी डेथ, जो जातक है जिसकी कुंडली है उसकी भी डेथ, तब कैसे? 8वां घर तो खुद की डेथ भी है ना। जीवन की शुरुआत पहले घर से और अंत 8वां घर, दोनों का ही मालिक मंगल। एरीज राशि का मालिक मंगल, स्कॉर्पियो का राशि मंगल। मंगल है वो आग। जब वो अच्छी आग होगी तो खाना बनाने काम आएगी, खराब होगी तो दाह संस्कार काम आएगी। तो आप ये देखिए ना, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का मालिक मंगल ही है। अब उसके बाद खाना और लग्जरी वो शुक्र है, 2 and 7। उसके बाद करेज, एफर्ट, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, शरारतें 3 and 6 मरकरी है, क्योंकि मरकरी नॉटी है। और उसके बाद जब बचा क्या, चौथा घर माँ का सुख, एजुकेशन। फिर क्या बचा, 5वां विद्या बुद्धि संतानों में, पूरा ये रहा 8 तक। 9वां स्पिरिचुअलिटी, 10वां कर्म, 11वां इनकम और 12वां मोक्ष। तो देखिए, तो 9, 10, 11, 12 ये इच्छाएं हैं, एग्जीक्यूट ये करना है, ये तो इच्छाएं हैं। सर, सेकंड हाउस में जब राहु की महादशा होती है, राहु का प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में होता है, तब क्या होता है? सेकंड हाउस है परिवार, है ना। सेकंड हाउस है खाना, सेकंड हाउस है बोलना, है ना, और बैंक बैलेंस। अगर राहु सेकंड हाउस में है और वो खराब है तो बैंक में बैलेंस भूल जाओ, क्योंकि तो सबसे पहले वही उड़ाएगा। खाना प्रॉब्लम है
इरेगुलरिटी, बोलना तो ये लोग झूठ बहुत जल्दी बोल देते हैं, लेकिन अगर ये एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रिडिक्शन देते हैं। अचानक राहु ऐसा प्रिडिक्शन दिलवा देता है जो उसने खुद ने कभी ना सोचा होगा ना कैलकुलेशन करी होगी। जैसे बोलते हैं माँ सरस्वती बैठ गई जबान पे। राहु की देवी कौन है? माता सरस्वती। सरस्वती माँ। माता सरस्वती। तो सेकंड हाउस का राहु, लेकिन अगर वो अच्छा हो गया, किसी वजह से अच्छा है, तो फिर राहु मतलब आप ये इंश्योर करके देगा कि आपका बैंक, क्योंकि राहु का काम है स्प्रेड करना, बड़ा करना, फैलाना, है ना। राहु का धमाका, तो अचानक होने वाली घटना अचानक अमीर बना देगा। दैट इज सेकंड हाउस। अच्छा। हाँ जी। और बाकी के हाउसेस का क्या सर? जैसे अभी तो हमने बेस्ट प्लेसमेंट्स की बात की, बाकी के हाउसेस में क्या इम्पैक्ट है? देखिए, 5वें घर का राहु, पैसे तो सारे घर का राहु दे रहा है, ऐसा नहीं है नहीं देगा, लेकिन वो अगर उसका वेल्थ कनेक्शन है और 5th हाउस में राहु बैठा है तो वो इंजीनियरिंग, क्रिएटिव, ऐसे सेक्टर जो नॉन ट्रेडिशनल है। जैसे पहले क्या होता था, करियर क्या होता था, डॉक्टर बन गया जी, इंजीनियर बन गया जी, ये कॉमर्स ले लिया, इसने आर्ट्स ले लिया, टीचर बन गया, ये 10 20 30 प्रोफेशन होते थे। राहु 5वें घर में अगर रहा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसकी इंजीनियरिंग, इसकी पढ़ाई करके, 5वां घर पढ़ाई का भी है, संतान का भी इनसे कनेक्शन आएगा पढ़ाई से, है ना 5वां घर, तो उससे रिलेटेड पैसे कमा के देगा। 5वें घर के राहु वाले स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया पैसा बनाते हैं। 5वें घर वाले? 5वें घर के राहु वाले से स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट पर एक ही शर्त है, इमोशनल ट्रेडिंग करी खत्म। अच्छा। लॉजिकल कर लीजिए, मैथमेटिक्स, राहु फॉलोअर है मरकरी का, यानी मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग। आप 5वां घर स्टॉक मार्केट का, आपने वहां लॉजिक रीजनिंग छोड़ी तो समझ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बस आप ये समझ लीजिए। तो ये राहु 5वें घर का। छठे की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 7वें घर में 7th हाउस में राहु होगा तो मैं आपको एक थीम देता हूं, करियर की शुरुआत नौकरी से, फाइनली इनटू बिजनेस। अच्छा, ये सीधा स्ट्रेट रूल है। और बिजनेस में ग्रोथ कब मिलेगी? 34 के बाद। उससे पहले मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी। 34 के बाद ये फटाफट ग्रो कराता जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की कुंडली में वो अपना नौकरी का टेन्योर पूरा रिटायरमेंट तक जाता ही नहीं है। इवन सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, अगर बाकी प्लैनेट सपोर्टिव ना हो तो वो करके अपने बिजनेस में, अपने काम में चले जाते हैं। ये मैंने देखा है कि बीच में वीआरएस ले लिया और कुछ और बिजनेस शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे क्या होता है, पेंशन वगैरह होता है, तो अब आजकल तो पेंशन के बहुत सारे रूल चेंज हो गए, लेकिन पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ तो देखते 20 साल अगर आपने नौकरी कर ली तो पेंशन तो आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, बोले हम अपना काम करेंगे। दैट इज राहु इन 7th हाउस, काम ही पूरा नहीं करने देगा, बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन देता है, सर्विस सेक्टर की तरफ इंक्लिनेशन देता है, अपना काम, मेरा काम, अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करवाता है। तो उनके 7th हाउस में राहु होता है, हाँ, जो बिजनेस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं। अगर ये योग है तो आप सीधा बोल दीजिए, अगर ये योग नहीं है तो और भी तो योग हो सकते हैं बिजनेस के लिए, बहुत बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारे। बट हाँ, ये करियर की शुरुआत कहीं और करते हैं, खत्म किसी और से। नौकरी शुरुआत खत्म करते हैं, रिटायरमेंट और पहले। मैंने जो लेट भी होता है ना, वो 42 से 48 साल की एज के बीच में सब छोड़ छाड़ देता है, या तो उसको छुड़वा दिया जाता है या वो खुद छोड़ देता है। ये 48 से पहले पहले नॉर्मली हो जाता है। ये सर ये कब होता है कि राहु क्या इंसान को, जैसे एक तो नॉर्मल जॉब होती है जो इंसान कोई भी करता है, एक होता है सीईओ जैसी पोजीशन या फिर हायर पोजीशन, क्या राहु कोई ऐसा योग भी उत्पन्न करता है जिससे इंसान सीधे सीईओ बन जाए? मैडम, सीधे सीईओ बन जाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो सीईओ या टॉप रैंकिंग ऑफिसर या ऑफिशियल बन जाए ये श्योर है। देखिए मैं आपको एक प्लेसमेंट बताता हूँ, पहले सीईओ बनने का रूल बताता हूँ कि कुंडली में वैसा योग है कि नहीं। देखिए कुंडली में 10वां घर जो होता है 10th हाउस ऑफ करियर होता है, और जो आपका फर्स्ट हाउस होता है लगन, 10वें से चौथा, यानी करियर का सुख। करियर का सुख तो लगन से देखा जाता है आप करियर में किस हाइट तक पहुंचेंगे। तो अगर आप सीईओ बन रहे हैं तो आप मतलब टॉप मोस्ट में। अगर आपकी कुंडली का लग्न जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है, 10th हाउस अच्छा है और इस पे अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, एग्जांपल के लिए जुपिटर ले लीजिए, तो आप करियर में आउटशाइन करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई दशा चल रही हो ऊपर तो लेके जाएगा ये।
करियर पे ग्रोथ पक्की है। देगा ही देगा। अब ऐसे में दशा फेवरेबल हो जाए, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा IIT IIM से बाहर निकलते हैं, करोड़ का पैकेज मिल जाता है, बाकी लोग पूरी जिंदगी में टोटल करोड़ इकट्ठा नहीं करते, वो एक साल के अंदर उनका पैकेज वो हो जाता है ना। क्या फर्क है? लग्न पावरफुल, 10th हाउस पावरफुल, 9th हाउस पावरफुल, जुपिटर लगन को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, पावरफुल, अष्टक वर्ग में ज़्यादा पॉइंट है, तो वो पढ़ाई का बहुत अच्छा योग है, तो वहाँ से सीधे वो पहुँच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने मुझसे पूछा टॉप रैंकिंग ऑफिशियल, तो खाली CEO की बात क्यों करते हैं? हम देश के वो सारे लोगों की बात करते हैं जो देश चला रहे हैं, लेकिन जॉब में है। पॉलिसी मेकर्स जॉब में है ना। आप बात करें IAS, आप बात करें IPS, आप बात करें IFS, आप बात करें सेना के जो बिल्कुल टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जो उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, या जो बहुत बड़े जैसे सारे नेशनलाइज बैंक हैं उन सब की कोई जैसे रिजर्व बैंक हो गया, और इस तरह के जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी हैं, जो जिनके नाम का वो चलता है कि इनका एक स्टेटमेंट आ गया, दैट इज द न्यूज़, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राहु 9th हाउस। अच्छा, ये एक स्पेशल रूल है। मैंने राहु 9th हाउस वालों को बहुत पावरफुल देखा है, और स्पेशली पुलिस में अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस में आप पुलिस में देख लीजिए, फौज से कनेक्शन देख लीजिए, वो सारी सर्विसेज जो कंट्रोलर है, राहु 9th हाउस में बैठ के उसको कंट्रोलर वाली पोजीशन तक लेके जाता है। आप कहेंगे ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल ही स्पेशल, बहुत ही उल्टा रूल है। 10th हाउस ऑफ करियर होता है, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी, राहु स्पिरिचुअल है नहीं। तो बोले ये राहु क्रिएटिव है, ये उस लेवल तक, क्योंकि पावर सेंटर बनने की इसके अंदर वो ना इच्छा होती है। तो मैंने बहुत सारे ये टॉप रैंकिंग ऑफिसर की कुंडली देखी, अक्सर देखा, एक तो राहु 9th हाउस, और इनका एक स्पेशल योग बनता है जिसे बोलते हैं इंद्र। अच्छा, इंद्र योग। वो इंद्र योग के साथ अगर वो आ जाए तो आप ये मान लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, टॉप पर जाना ही है। ये सर्टेन है कि टॉप रैंकिंग ऑफिशियल टॉप रैंकिंग तो पहुंचेगा ही। और अगर वो बिजनेस कर रहा है, मान लो नौकरी में है ही नहीं, तो बिजनेस में टॉप पे जाएगा। किस तरह काम करते हैं? राहु रिलेटेड करियर का सिलेक्शन का ही होता है। क्या, जैसे मान लीजिए कोई लिकर बना रहा है, कोई नशे की कोई चीज़ बना रहा है, वो राहु है। अब ये लोग तो सभी अमीर होते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं, ये तो सुपर रिच लोग हैं, क्योंकि काम इस तरह का है ना। या ये लोग जबरदस्त पावर सेंटर होते हैं और जबरदस्त लाइजनर होते हैं। अच्छा, लाइजनिंग इनकी अच्छी होती है। इनका मिलना जुलना तो उन्हीं टॉप रैंकिंग लोगों के साथ है ना मैडम, या तो खुद बना देगा या उनके साथ उठाए बैठेगा, तो लाइजनिंग वाइजनिंग करते रहते हैं। तो नेटवर्किंग राहु अच्छी कर देता है। बहुत बढ़िया, राहु का काम है मैडम। इसी तरीके से अगर राहु 10th में हो, ये भी शानदार योग है करियर के लिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और देखी जाती है। अगर वो चीज़ें सपोर्टिव हो जाएं, 10th लॉर्ड भी उसे देख रहा हो 10th हाउस को, तो आउटशाइन कराना ही है, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। 11th की हम बात कर चुके हैं, 12th की हम बात कर चुके हैं, विदेश से कनेक्शन में करिए, फायदे में रहेंगे, बहुत बढ़िया योग है। सर, राहु क्या अंबानी जितना अमीर भी बना सकता है किसी को? क्यों, अंबानी जी कुंडली में राहु नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा ना, हम सबकी कुंडली में राहु है। अब हम, क्योंकि हमने एक माइलस्टोन सेट कर लिया, हम इंडिया में माइलस्टोन सेट कर दिया कि अंबानी इज द माइलस्टोन, ठीक है, वो बुरा ही नहीं है, वो ठीक भी है। क्या, तो उनकी कुंडली में भी तो है, बिना राहु के कैसे पहुंचे वहां तक? संभव ही नहीं है मैडम। सर, राहु की महादशा चल रही हो और लक्ष्मी योग भी इंसान के कुंडली में हो, तब क्या होता है? तो पहले हम लक्ष्मी योग समझते हैं। शुक्र प्लस मरकरी, बुध और शुक्र एक साथ, विष्णु लक्ष्मी योग एक साथ, कैंसर राशि का लगन में हो, 4th हाउस में हो, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि कैंसर राशि में शुक्र दिग्बली हो जाते हैं। अच्छा, तो दिग्बली हो जाते हैं तो वो तो लक्ष्मी है। शुक्र का 4 नंबर राशि में होना, अकेला होना, वो भी बहुत पावरफुल है। शुक्र की दशांतर दशा में है, बहुत राइज देता है। लेकिन मरकरी हो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट डल जाएगा। ऐसे में उसका उनसे 5वें घर में राहु का होना, ये भी जबरदस्ती हो गया। या इनका
किसी तरीके से राहु से ऐसा कनेक्शन बन जाना, मतलब इनके नक्षत्रों में राहु का आ जाना, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट डालता है। और जिस घर में राहु बैठा है वहाँ पे अष्टक वर्ग के पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए और कोई अच्छा प्लेनेट उसे देखना चाहिए। अच्छा प्लेनेट यानी जैसे शुक्र प्लस बुध तो ही क्या, जैसे मान लो जुपिटर ने देख लिया, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, जुपिटर ने देख लिया। अच्छा प्लेनेट अगर देखता है तो स्ट्रगल कम हो जाता है और लक फेवर करता है। तो एक का मान लीजिए किसी का करियर है 30 साल का, उसमें से अमीर कौन होगा, आप लॉजिक समझिए। 30 ईयर्स का करियर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 30 साल में से उसके 25 साल अच्छे हैं। कोई ऐसा होगा इसके 30 साल में 15 साल अच्छे होंगे, कोई ऐसा होगा 10 अच्छे होंगे, बाकी एवरेज होगा। 3 में कर देते हैं, गुड बैड एवरेज। जिसके पास गुड ज्यादा है ड्यूरेशन में, वो तो पैसे ज्यादा बनाना ही है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस ग्रोथ के मॉडल में चल रहा है ना। Yes. ऐसा तो है नहीं कि आज आपकी सैलरी जो है वो 10 साल बाद भी वही रहेगी, फिक्स तो होता ही नहीं है, इन्फ्लेशन का रेट और बहुत सारी चीजें लगती है ना। तो एक तो ये गुड, अगर गुड ज्यादा है तो ग्रोथ होगी। दूसरा बैड ज्यादा है तो परेशानी ज्यादा आएगी, और एवरेज है तो बस चलता ही रहेगा, वो मिडिल क्लास है, समझ गए। अब आपने कुछ लोग देखे होंगे जो लगभग 40 साल 50 साल 55 साल की उम्र तक बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद रातों रात अमीर बन गए, तो वो दशा सपोर्ट करी होगी। अच्छा, जिनकी कुंडली में ऐसा कुछ होता है। आपने बहुत सारे ऐसे कुछ लोग ऐसे जरूर देखे होंगे कि पूरी जिंदगी उसने बिल्कुल रॉयल लाइफ एकदम बढ़िया चला, अचानक 48 50 55 की उम्र में आते आते सब कुछ लुटा दिया और जीरो पे आ गए, और उसकी वजह से आगे के 10-15 साल और खराब हो गए और संतान को भी वो कष्ट भुगतने पड़े, क्योंकि अगर लग्जरी होती तो वो भी तो एंजॉय करते, होती ही नहीं। ये खेल है राहु का। तो सर लॉटरी लग के पीछे भी यही रीजन होता है? हाँ, लॉटरी क्या है, सबका कलेक्टिवली इकट्ठा किया गया धन किसको दिया जाएगा, बोले जिसकी पर्ची खुली, यही होता है ना। अब तो हमारे यहाँ बहन है, अच्छा है बहन है, ये बहुत बड़ा रिस्क है ये जीतेगा तो एक, और लाखों ने ले रखे, नुकसान सबका होगा। तो राहु ये कमाई राहु की होती है। अब बहुत सारे लोग कसीनो वसीनो जाते हैं, हमारे यहाँ तो अलाउड है नहीं, विदेशों में जाते हैं कसीनो, ये राहु की कमाई है। सर राहु की महादशा में अंतरदशा भी आती है, बाकी प्लैनेट्स की कहा जाता है, तो ये जो अंतरदशा आती है इसमें क्या कुछ होता है? देखिए, किसी भी प्लेनेट की, मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ। किसी भी प्लेनेट की महादशा जब शुरू होती है तो उसकी पहली दशा उसकी खुद की होती है। कोई भी प्लेनेट अपनी महादशा और अंतरदशा में पूरा काम नहीं करता, वो तैयारी करता है, प्लान को लिए तैयार करता है। तो राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, यहाँ कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें रिजल्ट आप ट्रांजिट से देखिए। दशाओं को छोड़ दीजिए, काम नहीं करेगी, क्योंकि दशा तो तैयारी कर रही है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए, दशा उसकी तैयारी कर रही है। अब वो अच्छा होगा, बुरा होगा, गुड होगा, बैड होगा, अगली होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो तैयारी कराता है। तो किसी भी प्लेनेट की दशा, महादशा शुरू होते ही पहली जो 1-2 साल का जो पीरियड होता है, जब कॉमन चल रहा होता है, ये थोड़ा कूलिंग डाउन पीरियड होता है और नई प्रिपरेशन का ईयर होता है, समय होता है। इस वक्त आपने प्रिपरेशन कर ली तो आगे पूरी दशा इसके हिसाब से चल रही है, यही प्रिपरेशन का टाइम है। जैसे होता है ना एग्जाम से पहले की तैयारी, ये वो एग्जाम से पहले की तैयारी का समय है। कोई ले लीजिए, सूर्य में सूर्य ले लीजिए, चंद्र में चंद्र, मंगल में मंगल, बुध में बुध, बृहस्पति में बृहस्पति, शुक्र में शुक्र, राहु में राहु, केतु में केतु, कोई भी ले लीजिए। और अगर ये अच्छे घरों से संबंधित हैं, गुड हाउसेस, लाइक 3rd में प्लेसमेंट हो, 11th में प्लेसमेंट हो, 6th में प्लेसमेंट हो, तो ये वो तैयारी का समय है जिसमें वो आपको एकदम राइज देगा। अच्छा, ये बोला समय होता है। सर ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की लाइफ में 36 के बाद में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। बेसिकली अगर पैसे की बात की जाए तो देखा जाता है कि 36 के बाद में उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। इसका राहु से क्या कनेक्शन है? देखिए, इसका मैंने आपको सेशन की शुरुआत में मैंने कहा था कि मरकरी और सैटर्न का फॉलोअर है ना। शनि का जो पीरियड है, जो डोमिनेटिंग ईयर है, वो 36 है। शनि जैसे ही ऑन हुआ और अच्छा है तो राहु तो उसका फॉलोअर है। शनि ने बोला बना दे, राहु ने बोला यस बॉस, कर देते हैं। तो ये 36 ईयर का एक्चुअली जो रोल है वो राहु का कम और शनि का ज्यादा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि साहब कुछ और कनेक्शन भी बताइए, तो एक ही रूल हुआ। तो राहु कुंडली में जहां बैठा है
वापस उसी राशि में, बर्थ के समय जहाँ बैठा वापस उसी राशि में आने के लिए उसे क्या चाहिए? 18 साल। तो पहला साइकिल है ना, फिर दूसरा साइकिल। तो दूसरा साइकिल खत्म होते ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जहां पे राहु बैठा है पहले 18 साल उसके उसी के हिसाब से, अगला साइकिल उसके अगले घर के हिसाब से, अगला साइकिल उसके घर के हिसाब से। दैट मीन्स राहु थर्ड फ्रॉम नेटल राहु। अच्छा। तो थर्ड तो अच्छा होता है ना। तो वो 36 से 54 का पीरियड राहु नॉर्मली अच्छा रिजल्ट दे सकता है, प्रोवाइडेड उसका 8वां 12वां और ऐसा कोई संबंध ना आ रहा हो। समझ गए? तो वो वाला जो पीरियड है वो आपको इसलिए ग्रोथ है। इधर से सैटर्न, इधर से राहु, 34 में एक्टिवेशन, 34 में एक्टिवेशन ईयर होता है मरकरी का। मरकरी ऑलरेडी करेक्टेड है, सैटर्न करेक्टेड हो गया, राहु का 2 साइकिल कंप्लीट हो गया। राहु इसका भी फॉलोअर है, इसका भी फॉलोअर है। मरकरी है करियर अपॉर्चुनिटी, शनि है मेहनत। राहु कहता है ये दोनों करने की जरूरत क्या है, मैं तो तुम्हें बैठे बैठे कमा के दे दूंगा। यानी मेहनत भी कम करो, दिमाग लगाओ, मेहनत कम करो, विल गिव यू मनी। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। इसको अगर किसी ने समझ लिया तो राहु इज अ गुड प्लैनेट, नॉट अ बैड प्लैनेट। सर राहु सिर्फ इंस्टेंट वेल्थ देता है या फिर जनरेशनल वेल्थ को भी अनलॉक करता है? मैडम जनरेशनल वेल्थ तो है ही, क्योंकि अगर हमने जैसे बात करी स्कॉर्पियो का राहु तो पेरेंटल है ना। तो अगर पेरेंट ने कमाया नहीं तो मिलेगा क्या? तो अगर 8वां घर अच्छा है, स्कॉर्पियो राशि अच्छी, राहु वहाँ बैठा है, तो आपको पूरा जो पिछले 2-3 पीढ़ी ने कमाया वो फाइनली कहाँ जाने वाला? बोले आप ही के पास आ रहा है यार, है ना। कमाई किसी और की, मेहनत किसी और ने करी, टैक्स किसी और ने दिया, नेट इनकम किसी और ने बचा बचा के रखे, इकट्ठे किए, 2 जनरेशन 3 जनरेशन, अचानक लॉटरी किसी और की लग लॉटरी गई। किसी और की लगी। यही तो राहु का काम है। इसलिए कहा जाता है राहु जब देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। छप्पर फाड़ के। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। क्यों? अब अगर राहु अच्छा है, बहुत बढ़िया, तो किसी और का छप्पड़ फटेगा, मुझे दे देगा। और अगर खराब है तो अपना ही फटेगा जी, नुकसान है। आप यूँ समझ लीजिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। अगर आप मुझसे पूछें कि इन 9 प्लैनेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डाइसी कैरेक्टर वाला कौन सा है, मतलब ये राहु है। हालांकि आप केतु को भी हल्के में नहीं ले सकते, केतु और राहु तो एक ही हैं, एक 2 बॉडी पार्ट हो गए हैं। लेकिन केतु थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ग्राउंडेड है, बेस पे। राहु तो हवा में उड़ रहा है, राहु एक्सट्रीम्स पे जाता है। एक्सट्रीम्स में जाता है। सर अगर किसी की कुंडली में केंद्रम योग जैसा एक योग उत्पन्न हो रहा है और उसके साथ में उसके धनयोग पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि उसका धनयोग भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ऐसे में राहु की महादशा चल रही है और फॉर एग्जाम्पल शनि की अंतरदशा चल रही है, तो क्या उसका राजयोग बनने के आसार हैं? इसको सिंपल कर देता हूँ, बिल्कुल आसान। क्योंकि वो योग वो इनके नाम हम याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऑडियंस के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग तो रोज पढ़ा ही रहे हैं तो हमें तो पता ही होता है। आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्या खराब है। 2 अच्छे प्लेनेट के बीच में एक खराब प्लेनेट फंस गया तो ये अपनी खराबी छोड़ देगा, इन दोनों के इन्फ्लुएंस में अच्छा हो जाएगा। अच्छा। 2 खराब प्लेनेट के बीच में एक अच्छा फंस गया तो ये अपनी अच्छाई छोड़ देगा, खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए इसी को कहा है संगति का असर। इनका कनेक्शन कमाई वाले घरों से आ जाए, 2रा 5वां 8वां 11वां, है ना। अच्छा वाला आ गया तो इनकम बढ़ गई, खराब वाला आ गया इनकम घट गई। अब मान लीजिए 2 अच्छे प्लैनेट, मान लीजिए एक तरफ बृहस्पति बैठा है, एक तरफ शुक्र बैठा है, बीच में राहु फंस गया, तो राहु चाह कर भी खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बोले इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, मैं कहाँ जाऊँ? पॉजिटिव ही देगा, तो पॉजिटिव ही देगा। अब ऐसे में वो सेकंड हाउस का कनेक्शन आ गया तो वो, और दशाओं के सीक्वेंस में भी मान लो वो दशा 2री या 4थी आ गई, या 8वीं दशा का आई, लेकिन वो महादशा नहीं, अंतरदशा मिलेगी उसकी, वो आई, और अष्टक का पॉइंट बहुत बढ़िया है। तो आप ये मान लीजिए कि वो जबरदस्त पैसा कमा के देगा ही देगा। अगर ये कनेक्शन 11वें से आ गया तब भी वही होगा, 5वें से आ गया तब भी वही होगा। 5वां अदर सोर्स ऑफ इनकम है, 11वां मेन सोर्स ऑफ इनकम है, 8वां आपकी और आपके परिवार की इनकम है, और 8वां जो है वो जिंदगी के बाद पूर्वजों की, फादर की, उसके बाद की कमाई है जो आपको मिलेगी। मीन्स विदाउट एफर्ट की कमाई। काम किसने किया? एफर्ट किसी ने किया, टैक्स किसने भुगते, खर्चे किसने निकाले और सेविंग करके आपको दे दिया, वो पूर्वजों की कमाई है ना। तो इन घरों से अगर ऐसे में कनेक्शन आ जाए, राहु किसी वजह से अच्छा हो जाए, तो मैडम
वो अमीर ना बने तो संभव ही नहीं है। कलयुग है, राहु ही कंट्रोलर है। सर ये तो अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें भी राहु ही है। हम अगर बात करें जैसे कि आपने बोला कि बिना मेहनत की कमाई, अचानक से अगर उसका लक एक्टिवेट हो गया, राहु ने कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट एकदम बहुत ज़्यादा मिलता है, फायदा मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कैसे? ये तो राहु का काम है। राहु तो मेहनत करने वाला प्लेनेट नहीं है मैडम। देखिए, मेहनत करने वाले मतलब जो बेचारे मेहनती गरीब टाइप के प्लेनेट हैं वो है शनि। जो कहता है साहब मैं आपका फॉलोअर तो हूँ, यानी मैं पैसे से और करियर से संबंध तो रखूंगा, मेरे से मेहनत मत बोलो, मैं तो शॉर्टकट वाला हूँ। तो शॉर्टकट वाला राहु होता है, तो वो छोड़ दीजिए। और दिमाग तेज चलाने वाला जिसका शार्प ब्रेन होता है वो मरकरी होता है। इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, मैथमेटिक, लॉजिक, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये सारा इसका मालिक कौन? बुध। तो इसलिए 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि में राहु अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देता है ना। तो अगर इसका फॉलो हो रहा है तो भी इनको शरीर की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ती है? ये तो बड़े बड़े टेक कंपनीज में, बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के जो टॉप नॉच लोग होते हैं वो है, इनको तो शायद पसीना आता भी नहीं होगा। जो धूप में गरीब में काम कर रहा है, जो 40-45 के डिग्री टेम्परेचर में, पसीना तो उसको आता है। ये लोग तो एसी में रहते हैं। सर अगर किसी की कुंडली में श्रीलग्न है और राहु की महादशा चल रही है तो पॉजिटिवली क्या इम्पैक्ट देगा श्रीलग्न के साथ में, और अगर नेगेटिव है तो क्या खंडित भी हो सकता है? श्रीलग्न का सीधा संबंध कमाई से है। श्री माता लक्ष्मी, राहु सपोर्टिव है तो उससे कनेक्शन आया, दशांतर दशा आई तो अमीर होना ही है। खाली श्रीलग्न मत लीजिए वरना फिर हिंदू लग्न भी ले लीजिए। अगर राहु उसके हिसाब से भी सपोर्टिव हो गया 11th का तब भी कमा देगा। और अगर अरुण लगना है उससे 10वां ले लिया तो आपकी इमेज बड़ी शानदार कर देगा, आपके फॉलोअर्स बहुत बड़े कर देगा, आपको बहुत बड़ी जगह पहुंचा देगा, ऐसे लोगों के बीच में पहुंचा देगा जहाँ पे लोग आपको सिर्फ प्रेज ही कर रहे होंगे। जैसे कहा तो आप आरूढ़ लग्न से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आरूढ़ लग्न से, आरूढ़ लग्न से 10th। और अगर श्री लग्न है लेकिन राहु पीड़ित है तब क्या होगा राहु की महादशा में? तो मैडम पीड़ित मींस फॉल, तो वो श्री लग्न भी कैंसिल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, खंडित हो गया। सर किसी का अगर राहु पीड़ित है और राहु की महादशा चल रही है तो इंसान को क्या कुछ रेमेडी फॉलो करनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए और उनकी ग्रोथ बन जाए और कहीं ना कहीं जो राहु पीड़ित है वो स्ट्रांग हो जाए? मैं इसकी एक नहीं 2 रेमेडी दूंगा। एक रेमेडी तो ये कि राहु को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी की जरूरत है, और राहु होता है नारियल। तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार या शनिवार संध्या के समय नारियल चढ़ाना शुरू कर दें, रेगुलर हो जाए। अच्छा। राहु की दशा बिल्कुल तंग नहीं करेगी, फेवरेबल हो जाएगी। कोई मुहूर्त भी होता है जिसका? किसी भी मुहूर्त में कर लीजिए आप, शाम के समय करिए, संध्या के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को या शनिवार को जाके नारियल चढ़ाना शुरू कर दें, राहु इज सेटल्ड। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी, राहु क्या होता है? धर्म के खिलाफ चलने वाला प्लैनेट है ना, जुपिटर का एनिमी है ना, तो धर्म के खिलाफ चलता है। अगर आप धर्म के साथ आ गए, जुपिटर के साथ आ गए तो राहु फेवर में आ गया। बृहस्पति ने जिसको देखा, बृहस्पति की शरण में जो आया वो फेवरेबल हो गया। तो क्या करें? धर्म स्थान में चले जाइए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ जाते हैं वहां जाके सफाई करना शुरू कर दीजिए झाड़ू से। ध्यान रखिएगा, झाड़ू से। झाड़ू राहु होता है, सीख वाला झाड़ू, स्टिक वाला झाड़ू राहु होता है। आप मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां पे पानी डाल के, पानी चंद्रमा होता है, जब उसको क्लीन करेंगे, वहां की सफाई करेंगे तो यही राहु अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा, क्योंकि ये गुरु के या भगवान के या स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गया। अब ये राहु नहीं रहा, राहु विल स्टार्ट वर्किंग लाइक जुपिटर। अच्छा। तो जुपिटर भी अच्छा है तो वही भी अच्छा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप देखिएगा कि पुराने, अच्छा ये सारा काम सूर्योदय से पहले होना चाहिए। ये सूर्योदय के पहले? हाँ, ये सफाई वाला काम सूर्योदय से पहले होना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय हो गया तो सूर्य का समय शुरू हो गया और राहु कहेगा अब नहीं, है ना। ऑडियंस इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये उपाय अपना रहे हैं तो सूर्योदय के पहले आपको करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाई सूर्योदय से पहले? क्योंकि आप समझिए, सूर्योदय से ठीक पहले वाला जो भोर से पहले वो जो समय होता है ना, सनराइज जब होने वाला है, उससे पहले वाले 2 घंटे केतु के होते हैं। और राहु और केतु कुंडली में बिल्कुल अपोजिट है। और राहु के पास मिसिंग क्या है? शरीर। केतु के पास मिसिंग क्या है? ब्रेन, हेड, सारी 5 हमारी इंद्रियां, है ना। तो उस समय में जब राहु को आप
केतु से मिला दोगे और भगवान के पास, भगवान के मंदिर में, तो फिर राहु अच्छा हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत अच्छा लगा और इतना कुछ नया जानने को मिला मुझे। आई एम श्योर ऑडियंस को भी उतना कुछ नया जानने को मिला होगा। राहु अगर आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो उसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे आप अपने भाग्य को पलट सकते हैं, आज इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम हनीश बग्गा सर से आने वाले एपिसोड में लें तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और आपकी कुंडली में राहु कौन से हाउस में बैठा है मुझे ये भी ज़रूर बताइए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इसके पहले कि मैं इस पॉडकास्ट को एंड करूं, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे राहु के बारे में, उसकी मिस्ट्री को अनवील करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में राहु क्या कुछ लेकर के आने वाला है। नमस्कार।